हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आगे का पोर्शन। ये सोयम हम लोग पढ़ रहे थे, यूनिट फर्स्ट में स्टडी कर रहा था। कंटिन्यू आज फर्दर आगे बढ़ाएंगे इसको, यूनिट फर्स्ट को। हो सकेगा तो मैं आज यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि आज संडे है। और आगे इस सीरीज में हम कंपोजिट सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे डियर फ्रेंड? कंपोजिट सेक्शन, कंपोजिट बार या कंपोजिट सेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक या दो से अधिक सेक्शन होते हैं जिसको कंबाइंड करके बनाया जाता है। जैसे बहुत सारे आपने ट्यूबुलर पाइप देखा होगा तो दो मटेरियल से मिल करके बना होता है, तो उसमें क्या होता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम कर दिया जाता है, फिर चेक किया जाता है कि क्या स्ट्रेस जनरेट होगा या कितना स्ट्रेस ये ले सकता है, कितना लोड ले सकता है। या आपको स्ट्रेस और लोड दो ही कंडीशन इसमें चेक करने को कहेगा अगर क्वेश्चन आएगा तो पहले थ्योरी का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। ठीक है। हो सकता है कि 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए कि कंपोजिट बार क्या है। ठीक है, इसका डेरिवेशन करें, ड्राइव द कंपोजिट बार ऑफ इक्वेशन। ठीक है, या तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें हम सीखेंगे। कंपोजिट बार क्या है? ए बार, जैसा कि मैंने बताया, ए बार मेड अप टू आर मोर, मतलब दो मटेरियल हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकता है। 2 आर मोर बार्स इक्वल लेंथ, बट ऑफ डिफरेंट रिजिडिटी। मतलब मटेरियल की रिजिडिटी डिफरेंट है लेकिन इक्वल लेंथ है। 2 से मोर मतलब कि कंपोजिट करके इनको बनाया गया है। रिजिडिटी फिक्स्ड विथ ईच अदर, बस इतना आप लिख दोगे आपका काम हो जाएगा। ए बार मेड अप टू आर मोर बार्स इक्वल लेंथ्स बट ऑफ डिफरेंट रिजिडिटी फिक्स्ड विथ ईच अदर, एक दूसरे से फिक्स कर दिया गया है, तो उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट बार बोला जाता है। अब ध्यान रखना, इसमें जो एक्सटेंशन होता है या कंप्रेशन होता है दोनों बार में वो इक्वल होना चाहिए। मतलब कहने का जो इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी तो कंपोजिट बार कहलाएगा। तो एक लाइन यहाँ पे और लिख सकते हैं हम कि द एक्सटेंशन आर कंप्रेशन, चाहे उसमें फैलाव हो चाहे दबाव हो, दोनों में क्या होना चाहिए? ईच बार इज इक्वल। इट मीन स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इन ईच बार इज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आप और मेंशन करोगे उस पर। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टोटल एक्सटर्नल लोड ऑन कंपोजिट बार इज इक्वल, तभी तो कंपोजिट बार बनेगा। एक चीज़ और लिख लेना, द टोटल एक्सटर्नल लोड ऑन कंपोजिट बार इज इक्वल। ठीक है, अब कंपोजिट बार का फिगर देखो, फिगर जरूर ड्रा करना है। हर एक टॉपिक में फिगर बनाने का जरूर प्रयास करता हूँ। तो ये अपने पास टॉप पोर्शन हो गया और यहाँ से हमने क्या कर दिया? दो कंपोजिट बार को इक्वली ऐसे करके डिजाइन कर दिया। ठीक, ये देख लो, इस तरह से हमने डिजाइन कर दिया। अब एक हो सकता है एक कंपोजिट बार ये है, हो सकता है एक कंपोजिट बार सेकंड वाला ये है और अंदर वाला पार्ट क्या है? खोखला है, यानी कि हॉलो सर्कल के रूप में डिजाइन किया। अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊँ तो कुछ इस तरह से सर्कल टाइप में आएगा, मतलब इस तरह से। ठीक है, ये एक मटेरियल हॉलो सर्कल में ये है, दूसरा मटेरियल ये है, ये दूसरे मटेरियल का बना है, ये दूसरे मटेरियल का बना है। हो सकता है एक स्टील हो, दूसरा क्या हो? पहला स्टील है, दूसरा कॉपर है, या कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने 1 और 2 माना है। ठीक, इस पे लोड आ रहा है P, जिसकी लंबाई दोनों की क्या है? L। हमने यही तो डिफिनीशन में लिखा है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं P बराबर क्या है? टोटल लोड है, टोटल लोड है कंपोजिट बार का। ठीक है, L क्या है? लेंथ है, लेंथ ऑफ कंपोजिट बार। ठीक,
लेंथ ऑफ कंपोजिट बार हो गया, ये टोटल लोड ऑन कंपोजिट बार हो गया। ठीक, अब एरिया A1 एंड A2 क्या है, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। जो कंपोजिट बार हम बनाए हैं ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए। ठीक है, दोनों का एरिया तो अलग अलग है, लेकिन दोनों को एक साथ करके जोड़ा गया है। अब अगर स्टील एक में है दूसरे में कॉपर है, तो E1 एंड E2 यंग्स मॉडुलस भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यंग्स मॉडुलस तो दोनों का अलग अलग है। जब यंग्स मॉडुलस अलग अलग है तो स्ट्रेस की वैल्यू भी दोनों में क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी कि स्ट्रेस जो इंड्यूस होगा, स्ट्रेस जो इंड्यूस होगा वो दोनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। इतनी बात समझ गए। आप कह रहे हो कि ये कंपोजिट बार है, तो कंपोजिट बार का मतलब ये जो लोड आ रहा है इस पर टोटल, ये दो लोड से मिल करके बना है, P1 और P2 से मिल करके बना है, टोटल लोड हो गया, तभी तो हम कह सकते हैं कंपोजिट बार। ठीक है, अब P1 की वैल्यू हमें निकालना है, तो P1 बराबर, P1 लोड है, लोड बराबर होता है स्ट्रेस इंटू एरिया। तो एक बात बताओ, स्ट्रेस इंटू एरिया ये पहले वाले कंपोजिट बार के लिए हो गया। दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेस 2 इंटू एरिया 2, ये हो गया दूसरे वाले को। अब इसे हमें कंबाइन करना है तो इक्वेशन नंबर इसमें रख देते हैं। ठीक है, ये जो P1 P2 है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया फर्स्ट के लिए प्लस स्ट्रेस इंटू एरिया सेकंड के लिए। इतनी बात समझ गए आप। ठीक है, अब इन दोनों में इलांगेशन सेम है, मतलब कहने का स्ट्रेन की वैल्यू क्या है अपने पास, सेम है। स्ट्रेन इन बार फर्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रेन इन बार सेकंड आर सेम, ये चीज़ हम लिख सकते हैं, या इलांगेशन इज सेम ये भी लिख सकते हैं। मतलब कहने का जो स्ट्रेन फर्स्ट है स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो स्ट्रेन सेकंड है स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यही तो आपने पढ़ा है। कह रहा है कि ये E1 और E2 यानी कि इलांगेशन समेशन जो भी है वो दोनों के लिए क्या है, सेम है भाई। तो स्ट्रेन की वैल्यू सेम है, तो इन दोनों इक्वेशन सेम हो सकते हैं क्या, तो सिग्मा 1 अपान E1 इक्वल टू सिग्मा 2 अपान E2 ये लिख सकते हैं क्या। इतना आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इतना आपको मैंने यहीं से लिख दिया, ये दोनों इक्वेशन के आधार पर सेम है। अब ये आया कहाँ से, ये देख लो, यहाँ पे प्रूफ भी कर सकते हैं। आपको पता है कि डेल्टा एल बराबर आपने पीछे पढ़ा था PL अपान AE। ठीक है, अगर हम इसको 1 कह दें तो ये हो जाएगा P1 L1 A1 E1, और डेल्टा L2 दूसरे मटेरियल के लिए P2 L2 डिवाइड बाई A2 E2। अगर L सेम है, L1 बराबर L2 सेम है और इलांगेशन सेम है, तो सीधी सी बात है ये आएगा क्या, स्ट्रेस 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यही चीज़ हमें प्रूव करना होता है। ठीक है, यही कंपोजिट बार है। तो इतना आप लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पोर्शन पे हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप फिर से बताइए, तो बिल्कुल मैं बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन इस पर कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। देख पा रहे होंगे आप लोग, एक बढ़िया क्वेश्चन मैंने लिया है। ये क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है 10 नंबर में। ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ो, समझो क्या कह रहा है, इसके बाद सॉल्व करते हैं। ए स्टील रॉड 3 सेंटीमीटर डाया, एक स्टील रॉड है जिसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, इज इनक्लोज सेंट्रली, जो कि सेंटर में है स्टील रॉड। ठीक है, इन ए हालो कॉपर ट्यूब ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर, जिसके साथ एक हालो सेक्शन में कॉपर ट्यूब भी लगा हुआ है जो कि एक्सटर्नल में है, जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर दे रखा है एंड इंटरनल डायमीटर 4 सेंटीमीटर दे रखा है। भाई हालो सेक्शन है तो सीधी सी बात है 2 डायमेंशन होंगी। ठीक है, और रॉड की डायमेंशन अलग है। एक्सियल लोड, टोटल लोड जो काम कर रहा है इस हालो सेक्शन पर वो 45,000 न्यूटन काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि टोटल लोड ये P की वैल्यू दे रखा है भाई क्वेश्चन में। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे, इफ़ लेंथ ऑफ बार इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर,
डिटरमाइन आपको करना है दो चीज़ें, द स्ट्रेस इन द रॉड एंड ट्यूब, इसके बाद लोड कैरिंग बाय ईच रॉड, यानी कि P1 और P2 की वैल्यू आपको निकालना है और P की वैल्यू दे रखा है। फिर क्या निकालना है यहाँ पे, इसमें आपको स्ट्रेस निकालना है सिग्मा 1 और सिग्मा 2। अब भले यहाँ पे सिग्मा S स्टील के लिए और सिग्मा C कॉपर के लिए निकालना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, ठीक। समझो क्वेश्चन को, एक हालो सेक्शन है, चलो एक ये हमने हालो सेक्शन बना दिया। ट्यूबुलर सेक्शन है, ट्यूबुलर सेक्शन में एक ट्यूब के आकार का ये सेक्शन बना दिया, ठीक है। तो आउटर में ये है, इसमें कापर रॉड है, ठीक है। अब इंटरनल वाला ये स्टील का रॉड है, स्टील रॉड है, इस तरह से ये डिजाइन किया हुआ है। अब हम एरिया निकाल लेते हैं स्टील का। तो एरिया स्टील का कैसे निकालेंगे, π/4 30 स्क्वायर, ठीक है। अब π/4 30 स्क्वायर का मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 706.86, ठीक है, mm²। ये आ गया एरिया ऑफ स्टील। इसी तरह एरिया ऑफ कॉपर निकाल लो। तो कॉपर में π/4, अच्छा कॉपर में दो डायमेंशन दिया है, ध्यान से पढ़ना, इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब कॉपर है ये ट्यूब, ये पूरी कॉपर है ये। तो कॉपर में आउटर डायमेंशन में से अगर इनर वाली डायमेंशन ये वाली घटा दें तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्ट। तो हम π/4 डी स्क्वायर का मतलब 50 माइनस 40, 50 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर कर देते हैं। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, π/4 30 का स्क्वायर उतना ही हो गया, तो यह आ जाएगा 706.86 mm²। इतनी बात समझ गए। चलो नाउ स्ट्रेन इन स्टील एंड स्ट्रेन इन कॉपर सेम है भाई साहब, दोनों में स्ट्रेन की वैल्यू क्या है, सेम है। स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन इन कॉपर, दोनों में क्या है, सेम है। ये कंडीशन हमें पता है, ठीक है, पीछे अभी कंडीशन हमने पढ़ा। तो दोनों में जब सेम है तो सिग्मा S अपान ES इज इक्वल टू सिग्मा C अपान EC। ये कहाँ से आया, कोई ये चीज़ नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं पीछे अभी ड्राइव करवाया हूँ इसको, जस्ट अभी समझ गए इतना। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेस निकालने का प्रयास करते हैं। चलो सिग्मा C कॉपर का निकालते हैं, तो ट्रांसफ़र कर लो। तो ये हो जाएगा ES अपान EC इंटू सिग्मा, अच्छा ES अपान EC लेना तो ये ऐसा लिख दो, ठीक है। ट्रांसफर हमने कर लिया, सिग्मा S इधर इधर, ठीक। इसके बाद देखो ES की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, 200 GPa दे रखा है क्वेश्चन में। ये देखो 200 GPa का मतलब है 10⁵, ये चीज़ मैंने बताया था पहले लेक्चर में। जहाँ जहाँ समस्या आ रही हर चीज़ मैंने डिस्कस किया है आपसे। EC की वैल्यू भी 100 GPa दिया है, तो 100 GPa का मतलब 1.0 इंटू 10⁵ मैं इसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 5 कहाँ से आया समझ गए ना, 2 जीरो उधर से ले लिया, यानी कि गीगा पास्कल 10⁵ पास्कल में बदल जाएगा या न्यूटन पर mm² में बदल जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, 200 को इसमें ऐड कर दिए। तो इसी तरह से अब इसको काटोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे सिग्मा C और इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये सिग्मा C के टर्म में आ जाएगा 2 सिग्मा C, यानी कि सिग्मा S और सिग्मा C में एक रिलेशन हमें मिल गया यहाँ से, ठीक है। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसी रिलेशन की वजह से हम आगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो टोटल लोड बराबर हमने फार्मूला पढ़ा था पीछे, सिग्मा S AS प्लस सिग्मा C इंटू AC। आपको एरिया ऑफ स्टील भी पता है, एरिया ऑफ कॉपर भी पता है, अब स्ट्रेस इन दोनों में रिलेशन भी पता है और टोटल लोड भी पता है। तो टोटल जो लोड है वो 45,000 है न्यूटन में, ठीक है। सिग्मा S की जगह 2 सिग्मा C लिख सकते हैं, अभी हमने निकाल लिया, ठीक। तो 2 इंटू सिग्मा C मल्टीप्लाइड बाई 70686 एरिया आपको पता है फर्दर क्वेश्चन के आधार पर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा C मल्टीप्लाइड बाई 706.86। ये लो सारा डाटा मैंने रख दिया, आपको कैलकुलेट करके क्या निकालना है, सिर्फ अननोन अपने पास क्या है, सिग्मा C है, तो अननोन कॉमन लेकर के कैलकुलेट कर लेना इसको डिवाइड करके, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा C की वैल्यू आ जाएगी 21.22 न्यूटन पर mm², क्योंकि हमारा एरिया किस में है, mm² में, ठीक है।
अब सिग्मा सी आपको निकाल, यानी कि कापर में स्ट्रेस आप निकाल लिए, तो स्टील में स्ट्रेस नहीं निकाल सकते क्या? इसका डबल इस इक्वेशन में रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 21.22 इंटू 2 42.44 न्यूटन पर mm²। ये लो, यानी कि एक कंडीशन आपको यहाँ से फर्दर पता चल गई कि स्ट्रेस इन रॉड में और ट्यूब में क्या था, तो दोनों का स्ट्रेस हमें पता चल गया। अब हमें चाहिए लोड कैरिंग बाय ईच रॉड। हमें क्या चाहिए? लोड चाहिए। तो लोड चाहिए तो उसके लिए एरिया इंटू स्ट्रेस चाहिए, यानी कि पी सी बराबर होता है ए एस इंटू सिग्मा एस। पी एस इक्वल टू लोड बराबर एरिया इंटू स्ट्रेस। अब स्टील का लोड निकालना है तो स्टील का एरिया 706.86 और स्टील का स्ट्रेस आपने निकाल लिया 42, मल्टीप्लाई कर दो तो यह जाएगा 29999 जो भी आए न्यूटन। समझ गए इतना? आगे देखते हैं। आगे हमें निकालना है पीसी लोड इन कॉपर। तो लोड इन कॉपर यानी कि एरिया इन कॉपर और स्ट्रेस इन कॉपर इज इक्वल टू 706.86, ये हमें पता है एरिया, और स्ट्रेस अभी हमने निकाला, ये मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 15,000.87 न्यूटन। दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया कितना आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। अब देखो इसी तरह से क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते हैं फर्दर, तो और क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस खुद से करें। एक क्वेश्चन था मैं करवा दिया, अब आगे कॉन्सेप्ट हम सीखने का प्रयास करेंगे। हो सकता है यहाँ से 2-2 नंबर में चीज़ें आपको पूछी जाएँ। पहला टॉपिक है रेजिलियंस क्या होता है, दूसरा टॉपिक है प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, तीसरा टॉपिक है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, ये तीनों टॉपिक में से 2-2 नंबर के टॉपिक हैं जो कि पूछे जाते हैं। आपको डिफिनीशन लिखना है कि है क्या तीनों। ठीक है, तो हम समझते हैं पहले रेजिलियंस क्या होता है। तीनों टॉपिक एक दूसरे के बेस्ड हैं, एक दूसरे पर बेस्ड हैं। एक की डिफिनीशन रटोगे तीनों की डिफिनीशन का काम हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए इतनी बातें? चलो आगे बढ़ते हैं। रेजिलियंस क्या है कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विदिन द इलास्टिक लिमिट is known as resilience। स्पेलिंग मिस्टेक होगा देख लिया करो तुम लोग। तो हमने क्या कहा? टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज रेजिलियंस। मतलब जैसे कोई एक स्प्रिंग है, अगर आप उसको खींचा, ठीक है, 10 न्यूटन का बल लगाया, खींचा, फिर छोड़ दिया, फिर वो अपनी पोजीशन में आ गया। ठीक है, ध्यान से समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर उसमें आपने 15 न्यूटन का बल लगाया, खींचा, छोड़ दिया, फिर वो अपनी पोजीशन पे आ गया। फिर आपने 20 लगाया, फिर खींचा, फिर छोड़ दिया, फिर वो अपनी पोजीशन पे आ गया। लेकिन जैसे ही आपने 20.1 का लोड लगाया, खींचा, उसमें स्ट्रेस दिया, फिर उसके बाद छोड़ा, तो वो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आया। इसका मतलब क्या है? आपने क्या सीखा कि अगर हम 20 तक जा रहे हैं तो उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, वो अपनी पोजीशन पे वापस आ सकता है। लेकिन जैसे ही लोड हम आगे बढ़ाते हैं, 20.1 की तरफ जाते हैं, तो ये इलास्टिक से प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये वापस नहीं आएगा। तो वो पोजीशन जहाँ तक वापस आ जा रहा है लोड हटाने पे, यानी कि जितनी आप एनर्जी उसको दे रहे हो, इंस्टेंट स्टोर करके वो अपनी पोजीशन रिड्यूस कर देता है। टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज रेजिलियंस। मतलब ये एक स्प्रिंग है, इस तरह से बना देना फिगर, इस तरह से फिगर बना दोगे, क्या होगा तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। ये स्प्रिंग है आपके पास, आपने पी लोड दिया, इसकी लेंथ क्या है? यल है, और ये जो बढ़ी हुई लेंथ है इसको हम कह देते हैं ये डेल्टा यल है। ठीक है, अब यही तो, ये लोड हटाओगे तो यही रिड्यूस हो जाएगा। अगर रिड्यूस हो गया तो रेजिलियंस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब रेजिलियंस, अब इसे, ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हो, इट इज़ ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इट इज़ ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी।
ठीक है, डिनोटेड बाय यू, डिनोटेड बाय यू से डिनोट करते हैं इसको। अब हम प्रूफ रेजिलियंस दूसरी डिफिनीशन पे चर्चा करेंगे। प्रूफ रेजिलियंस, अब ये प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, यहाँ पे डिफिनीशन है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी stored in a body within the elastic limit। मैंने क्या लिखा? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी विद इन द इलास्टिक लिमिट। वहाँ पे मैक्सिमम शब्द नहीं था, यहाँ पे मैक्सिमम है टर्म एक, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। मतलब मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी का मतलब है कि जब आप इस स्प्रिंग को फोर्स लगा रहे थे, स्ट्रेस दे रहे थे, खींच रहे थे यहाँ पे पी लोड लगा के, एक ऐसा पॉइंट आया था 20.1 जहाँ पे ये प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी है इसके पास 20.00। अगर 20 तक का फोर्स लगा दे रहे हैं तो ये मटेरियल इलास्टिसिटी में आ जाएगा, मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी का इसमें गुण है यहाँ तक का। लेकिन जैसे 20.1 पे जा रहे थे, ये प्रॉपर्टी ऐसी थी कि वो प्लास्टिसिटी में, मतलब दोबारा से रीगेन नहीं करेगा वो। तो वही है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई कि नहीं? 20 हो गई। सहने की क्षमता कितनी? 20। तो यही जो मैक्सिमम वैल्यू है, यही प्रूफ रेजिलियंस कहलाता है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बॉडी इलास्टिक लिमिट। ठीक है, यहाँ पे और लिख सकते हैं कि द स्ट्रेन एनर्जी stored in the body will be maximum when the body is stressed up to elastic limit। when the body is stressed up to इलास्टिक लिमिट। मैंने क्या लिखा? द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी विल बी मैक्सिमम। स्ट्रेन एनर्जी कब मैक्सिमम होगी? व्हेन द बॉडी स्ट्रेस्ड अप टू इलास्टिक, जब आप बॉडी को इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस कर दोगे तब उसमें मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यही कहानी है प्रूफ रेजिलियंस। इतना मैटर आपको 2 नंबर में लिखना पड़ेगा। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का मतलब है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रूफ रेजिलियंस ऑफ ए मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम is called modulus of resilience। क्या लिखा मैंने? इट इज़ डिफाइंड एज प्रूफ रेजिलियंस ऑफ मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि प्रूफ रेजिलियंस में अगर वॉल्यूम से हम डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहलाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। अब इसका फार्मूला भी बना दो। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस का क्या बन जाएगा? इसको एनर्जी है तो इसलिए यू से डिनोट कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? प्रूफ रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। फर्दर डिवाइड करके हमने निकाल लिया, यानी कि इसका फार्मूला बन सकता है स्ट्रेस अपॉन 2। ये फार्मूला आता है जनरली, ध्यान रखने इस बात को। अब एनर्जी स्टोर जो कर रहे हो, एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी की जो यूनिट होती है, ध्यान रख लेना, न्यूटन mm, या तो इसी को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। ये स्ट्रेन एनर्जी की यूनिट है। किस चीज़ की? स्ट्रेन एनर्जी की यूनिट। हो सकता है कभी काम आ जाए आपको। ठीक, तो ये टॉपिक थे इंपॉर्टेंट, तीनों को याद रखना, रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस एंड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस।
अब हम लोग स्ट्रेन एनर्जी स्टोर जो होती है किसी भी बॉडी में ग्रेजुअल लोड अप्लाई करने पर तो कितना होती है ये प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, उसको भी फर्दर स्टडी कर लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है इस पे, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी व्हेन लोड इज अप्लाइड इन ग्रेजुअली। जैसे आपने माइल्ड स्टील का ग्राफ ऐसे करके बनाया था, मैंने बताया था पीछे इस तरह से, तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल लिमिट, एक इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्टिंग पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, ये सारे पॉइंट मैंने बताया था आपको ABC करके। एक तरफ स्ट्रेस था, एक तरफ स्ट्रेन था, तो यहीं से जो इलास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट है मैं उसको निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से हमने क्या किया, प्रोपोर्शनल लिमिट को ये निकाल लिया। ये मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट था। तो प्रोपोर्शनल लिमिट पर जो स्ट्रेस आएगा यहाँ पे लोड की वजह से, भाई स्ट्रेस कुछ आएगा। अब इधर लोड है मान लेते हैं P, अब इधर आपका डिफ्लेक्शन है डेल्टा L, ये हो गया स्ट्रेन एक तरह से। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेन की वैल्यू यानी कि जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये O पॉइंट मान लेते हैं, ये A है, ये B पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, ध्यान रखना इस बात को, प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक, ये कहाँ से आया, ये चीज़ आया आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से आया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना है कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी व्हेन लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली, यानी कि आपको पता है कि स्ट्रेन एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। U बराबर अब प्रोपोर्शनल लिमिट तक का जितना एरिया होगा वही स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना होगा, एक बात बताओ, ट्रेंगल फॉर्म बन रहा है। अगर ये रेक्टेंगल होता तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर सकते थे, लेकिन ये ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल के लिए 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, डिफ्लेक्शन माना है इसको डेल्टा L, तो ये हो जाएगा डेल्टा L। हाइट क्या है, लोड माना है इधर, तो ये हो जाएगा लोड अप्लाई कर रहे हो, तो ये हो जाएगा P। तो ये हो गया आपका स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, अब आपको पता है कि कुछ रिलेशन आप जानते हो कि डेल्टा L बराबर क्या पढ़ा है, PL/AE पढ़ा है, और स्ट्रेस बराबर क्या पढ़ा है, P/A पढ़ा है। यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो ये छोटे छोटे आप रिलेशन जान रहे हो, इन्हीं रिलेशन को अप्लाई करके यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू। तो हम यहाँ पे 1/2 डेल्टा L की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इंटू लेंथ अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैंने यहाँ से लिख दिया स्ट्रेस इंटू लेंथ अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, किसकी जगह, डेल्टा L। P/A को हमने P/A को स्ट्रेस ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे P को स्ट्रेस इंटू एरिया ले लिया P को, तो हमने दोनों टर्म को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से स्ट्रेस 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 स्क्वायर कर दो। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2E हो जाएगा। अब स्ट्रेस इंटू एरिया, यहाँ पे आपके पास क्या बचा, एरिया और लेंथ बचा। तो एरिया और लेंथ को हम फर्दर क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइड बाई 2E, इसको भी लिख सकते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो फार्मूला आया आपका, यही है ग्रेजुअल लोड अप्लाई करने पर किसी बॉडी पे स्ट्रेन एनर्जी है। ठीक है, इसकी यूनिट जो होगी भाई साहब, वो होगी न्यूटन mm, या फिर इसी को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। ये हो गई इसकी यूनिट स्ट्रेन एनर्जी की। इसी तरह से एक और इक्वेशन जान लो, ये कंपटीशन के हिसाब से है, कंपटीशन के आधार पे पूछा जाता है। अगर स्ट्रेन एनर्जी लोड आप स्ट्रेन एनर्जी व्हेन लोड इज अप्लाइड इम्पैक्ट लोड, जब आपका इम्पैक्ट लोड पड़ रहा हो, इम्पैक्ट लोड आ रहा हो, तब स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा, इम्पैक्ट लोड पड़ने पर। अब इम्पैक्ट लोड कैसे पड़ता है, जैसे कोई एक ये इस तरह से मैं डिवाइस बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये लोड है। जैसे ग्रेजुअली अचानक से लोड आया, अचानक से लोड आया, तो इसमें कुछ इस तरह से एनर्जी फॉर्म कन्वर्ट होगा, इस तरह से ये तुरंत नीचे चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये अपने पास लोड है, ये है कोई रॉड मान लेते हैं, ये है कोई कॉलर, तो इस तरह से ग्रेजुअल। अब ये कोई लेंथ है L। ठीक, अब ये देखो डेल्टा L लेंथ, स्ट्रेन जनरेट हुआ इतना, अब इतना स्ट्रेन जनरेट हुआ, मतलब इसमें एनर्जी कितना आएगा। तो इसमें इसकी वजह से, ये सिस्टम की वजह से, इम्पैक्ट लोड की वजह से कितना स्ट्रेस जनरेट होगा, तो वो स्ट्रेस होता है स्ट्रेस इक्वल टू P/A। ये तो नॉर्मल हो गया, प्लस इसी में जुड़ जाता है कितना, √ऑफ P/A का होल स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 2PEH डिवाइड बाई A इंटू L। अब H कितनी हाइट है, कितनी हाइट से आपने इसे, जैसे हैमर नहीं होता, हैमर कितनी हाइट से गिरा रहे हो, कितना हाइट से इम्पैक्ट लोड दे रहे हो ज़मीन पर। ठीक, तो वही है, H हाइट हो गया। ये फार्मूला याद रखना, इस फार्मूले से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, 1 के 2 सेमेस्टर में, लेकिन आया नहीं, अभी तक पूछा नहीं है।
अब सिलेबस में दिया है तो आपका फ़र्ज़ है पढ़ना, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, यूनी एक्सियल क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, वहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो उसको अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तब तक इतना आप लोग रिवीजन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू।